कैदी नंबर 247, कल सुबह 5 बजे तुम्हारी फांसी मुकर्रर हो चुकी है। तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? क्या चाहिए? जज साहिबा, मुझे एक इजाजत चाहिए। इजाजत? किस बात की? एक निकाह की। मैं मरने से पहले शादी करना चाहता हूं मैडम। शादी? मौत सिर पे खड़ी है और तुम्हें शादी सूझ रही है? किससे? अपनी सगी बहन आयशा से। क्या बकवास है ये? पागल हो गए हो तुम? कानून तुम्हें भाई बहन की शादी की इजाजत कभी नहीं देगा। मेरा नाम जारा है। मैं 35 साल की एक जज हूं। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं अभी नई नई जज बनी थी। उस दिन मेरी अदालत में एक केस आया, कैदी नंबर 247। जैसे ही वह युवक अदालत में दाखिल हुआ, मेरी नजर उस पर ठहर गई। उम्र महज 24 साल। चेहरे पर अजीब सा सुकून। आंखों में ना डर था न परेशानी, बस एक गहरा सन्नाटा था। उसने एक आदमी का कत्ल किया था। सबूत साफ थे, गवाह मौजूद थे, लेकिन फिर भी कुछ अटपटा सा लग रहा था। मैंने पूछा, क्या तुम्हें अपना गुनाह कबूल है? उसने सिर हिलाया। जी हां माननीय। तुम जानते हो तुम्हें क्या सजा मिल सकती है? जी हां, मौत की सजा। इतनी शांति से उसने जवाब दिया जैसे मौसम के बारे में बात कर रहा हो। मेरे दिल में हलचल मच गई। 5 साल बीत गए। मैं अपने काम में व्यस्त रही। कई केस आए और गए, लेकिन कैदी नंबर 247 की वह मुस्कान मेरे जहन से कभी नहीं गई। आज सुबह मुझे एक फोन आया जेल अधीक्षक का। मैडम, कैदी नंबर 247 की फांसी कल सुबह है। उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई है। मेरा दिल धड़क उठा। क्या ख्वाहिश है उसकी? मैडम, वह आपसे मिलना चाहता है, सिर्फ आपसे। मैं चौंक गई। मुझसे? लेकिन क्यों? वह कुछ नहीं बता रहा, बस इतना कह रहा है कि अगर आप नहीं आई तो उसकी कोई और ख्वाहिश नहीं है। मैंने फोन काट दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे। 5 साल पहले मैंने उसे मौत की सजा सुनाई थी। अब वह मरने से पहले मुझसे मिलना चाह रहा था। क्यों? शाम को मैं जेल पहुंची। जेल अधीक्षक ने मुझे एक छोटे से कमरे में बिठाया। मैडम, वह अभी आता है। कुछ मिनट बाद दरवाजा खुला। कैदी नंबर 247 अंदर आया। 5 साल में उसका चेहरा बदल गया था। दाढ़ी बड़ी हुई, बाल सफेद होने लगे थे, लेकिन आंखों में वही सुकून था। वह मेरे सामने बैठा और बोला, मैडम, आप आईं? शुक्रिया, मैंने सख्त आवाज में कहा। तुमने मुझे क्यों बुलाया? कल तुम्हारी फांसी है। उसने गहरी सांस ली। मैडम, मुझे पता है, लेकिन मरने से पहले मुझे एक बात कहनी है, सिर्फ आपसे। कहो। उसने मेरी आंखों में देखा। मैडम, 5 साल पहले आपने मुझे फांसी की सजा सुनाई थी, वह सही था? मैं चुप रही। लेकिन उसने रुक कर कहा, मैंने जिस आदमी को मारा वह मेरा बाप नहीं था, वह एक शैतान था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। क्या मतलब? उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैडम, मेरी एक छोटी बहन थी, नाम था आयशा। वह बस 12 साल की थी। मैंने अपनी सांस रोक ली। उस आदमी ने, उसकी आवाज कांप गई, मेरी बहन के साथ बहुत बुरा किया। बार बार मैंने सबको बताया, लेकिन किसी ने नहीं सुना। मैं सुन्न रह गई। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक दिन वह रोते हुए बोला, मैंने अपनी बहन को खून में नहाया हुआ पाया। उसने अपनी कलाई काट ली थी। वह सिर्फ 12 साल की थी मैडम। मैंने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उसकी आत्मा तो मर चुकी थी। उसकी आवाज टूट गई। वह अब बोलती नहीं, बस खाली नजरों से दीवार को देखती रहती है। मैंने धीरे से पूछा, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? उसने कड़वी हंसी हंसी। बताया था मैडम, लेकिन वह आदमी बहुत ताकतवर था। उसके पास पैसा था, नेताओं से दोस्ती थी। पुलिस ने हमें ही धमका दिया। मेरा दिल बैठ गया। मैं जानती थी यह कहानी कितनी सच है। मेरी मां ने मुझसे कहा, बेटा चुप रह जा, वरना हमें गांव से निकाल देंगे। लेकिन मैडम, वह रो पड़ा। मैं कैसे चुप रहता? मेरी बहन हर रोज मरती थी। उसकी आंखों में मौत देखकर मैं कैसे जीता? एक रात वह आदमी फिर से हमारे घर आया। नशे में था। मेरी बहन को फिर से छेड़ने लगा। बस मैंने बर्दाश्त नहीं किया। मैंने उसके सिर पर लोहे की रॉड मारी। 1 बार, 2 बार, 3 बार। वह वहीं मर गया। मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन सुबह पुलिस आ गई। मां ने ही शिकायत की थी। क्या? मैं चौंक गई। जी हां मैडम, मेरी मां ने। उसे डर था कि गांव वाले हमें मार देंगे।
इसलिए उसने खुद पुलिस को बुला लिया और कहा कि उसके बेटे ने पागलपन में हत्या कर दी। और तुम्हारी बहन, वह अभी भी उसी हालत में है, मानसिक अस्पताल में। ना बोलती है, ना हंसती है, बस जीती है किसी तरह। कल मुझे फांसी है। मैं तैयार हूं मैडम, मुझे अफसोस नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? वह खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। मैडम, मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। मैं चाहता हूं कि मेरी फांसी से पहले मेरी बहन आयशा से मेरी शादी करा दी जाए। मुझे लगा मैंने गलत सुन लिया। क्या? जी हां मैडम, मैं अपनी बहन से निकाह करना चाहता हूं। मेरे होश उड़ गए। तुम पागल हो गए हो? ये कैसी बात कर रहे हो? उसने शांति से कहा। मैडम सुनिए तो, मेरी बहन अब किसी से शादी नहीं कर सकती। उसकी हालत देखकर कोई उससे निकाह नहीं करेगा। और अगर मां मर गई तो वह बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन अगर मैं उससे निकाह कर लूं, उसने समझाया, तो वह मेरी पत्नी बन जाएगी। कानून के हिसाब से उसे मेरी पेंशन मिलेगी, सरकारी मदद मिलेगी, उसकी देखभाल के लिए पैसे मिलेंगे। मेरा दिमाग घूम गया। यह कितनी अजीब बात है। और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज भारी हो गई। समाज में उसे इज्जत मिलेगी। लोग उसे एक विधवा के रूप में देखेंगे, ना कि एक बेसहारा लड़की के रूप में। मैं अवाक रह गई। इतनी सोच मरने से पहले? लेकिन मैंने कहा, यह तो कानूनन गलत है। मैं जानता हूं, उसने कहा। लेकिन मैडम, कानून मेरी बहन की रक्षा नहीं कर सका। कानून ने उस शैतान को नहीं पकड़ा। कानून ने मुझे बचाया नहीं। उसकी आंखों में याचना थी। अब सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या यह सही है? कानून कहता है भाई बहन शादी नहीं कर सकते, यह गुनाह है। लेकिन क्या यह सच में वैसी ही शादी है? यह तो एक भाई की अपनी बहन को बचाने की आखिरी कोशिश है, एक मरते हुए इंसान की आखिरी ख्वाहिश। सुबह मैंने जेल अधीक्षक को फोन किया। मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूं, आयशा से। दोपहर में मैं मानसिक अस्पताल पहुंची। एक छोटे से कमरे में एक लड़की खिड़की के पास बैठी थी। उम्र करीब 17 साल, दुबली पतली, बाल बिखरे हुए। आयशा, मैंने धीरे से आवाज लगाई। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। कोई भाव नहीं, कोई एहसास नहीं, जैसे उसकी रूह ही निकल गई हो। मैं उसके पास बैठी। मैं जज जा रहा हूं, तुम्हारे भाई ने मुझे भेजा है। भाई शब्द सुनते ही उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आई। आयशा, तुम्हारा भाई तुमसे बहुत प्यार करता है। वह चाहता है कि तुम्हारी देखभाल हो, हमेशा। वह चुपचाप मुझे देखती रही। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वह चाहता है कि कल तुम उससे मिलो, आखिरी बार। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बोली नहीं, लेकिन रोने लगी। मैंने अस्पताल के डॉक्टर से बात की। कल इस लड़की को जेल ले जाना है, सिर्फ 1 घंटे के लिए। क्या यह संभव है? डॉक्टर ने मुझे अजीब नजरों से देखा। मैडम, यह लड़की बहुत नाजुक हालत में है, प्लीज, मैंने कहा, यह बहुत जरूरी है। आखिरकार डॉक्टर मान गए। शाम को मैं अपने ऑफिस में बैठी थी। मेरे सामने कानून की किताब खुली थी। हर पन्ना मुझसे कह रहा था यह गलत है, लेकिन मेरा दिल कह रहा था यह इंसानियत है। मैंने एक फैसला किया, अगर यह गलत है तो मैं इसका पाप अपने सिर लूंगी, लेकिन मैं उस भाई की आखिरी ख्वाहिश पूरी करूंगी। अगली सुबह जेल में एक अजीब सा माहौल था। सब जानते थे आज कुछ अलग होने वाला है। मैंने जेल अधीक्षक को बुलाया। आज शाम 5 बजे एक निकाह होगा इस जेल में, कैदी नंबर 247 का। लेकिन मैडम, वह घबरा गया। यह तो मैं जानती हूं, मैंने कहा, लेकिन यह एक आदेश है, मेरा आदेश। शाम को एक मौलवी साहब आए। उन्हें मैंने खुद बुलाया था। मैंने उन्हें पूरी बात समझाई। बेटी, मौलवी साहब बोले, यह तो शरीयत के खिलाफ है। मौलवी साहब, मैंने कहा, अल्लाह रहम का दरिया है। यह निकाह किसी गुनाह के लिए नहीं है, यह एक बहन को बचाने के लिए है। मौलवी साहब चुप रहे, फिर बोले, अगर अल्लाह ने मुझसे पूछा तो मैं यही कहूंगा, मैंने एक बेसहारा को सहारा देने में मदद की। 5 बजे जेल के एक छोटे से कमरे में सब इकट्ठा हुए। कैदी नंबर 247 को लाया गया। उसने साफ कपड़े पहने थे। आयशा को व्हील चेयर पर लाया गया। उसने एक सफेद दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। कमरे में मैं थी, जेल अधीक्षक थे, 2 सिपाही थे और मौलवी साहब। मौलवी साहब ने निकाह पढ़ाना शुरू किया। कैदी नंबर 247, तुम्हारा असली नाम? रहीम, रहीम अली। क्या तुम आयशा से निकाह करने को राजी हो? कबूल है, कबूल है, कबूल है। फिर मौलवी साहब आयशा की तरफ देखे। बेटी,
आयशा ने कुछ नहीं कहा, बस अपने भाई की तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार मैंने जिंदगी देखी। रहीम उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा। आयशा, तू मेरी बहन है, हमेशा रहेगी, लेकिन कागजों में तू मेरी बीवी बनेगी ताकि तेरी रक्षा हो सके। आयशा ने धीरे से सिर हिलाया। एक हाँ में। मौलवी साहब ने कहा, खुदा गवाह है, मैंने यह निकाह पढ़ा दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। रहीम ने अपनी बहन को गले लगाया। दोनों रो रहे थे। मैं भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। निकाह के बाद रहीम ने मुझसे कहा, मैडम, एक और गुजारिश है। मैंने पूछा, क्या? मुझे अपनी बीवी के साथ आज की रात गुजारनी है, अकेले, बस कुछ घंटे। मेरा दिल धक से रह गया। क्या? प्लीज मैडम, कल सुबह मुझे फांसी है। ये मेरी आखिरी रात है। मुझे अपनी बहन से माफी मांगनी है, उससे बातें करनी है। मैंने सोचा, फिर मान गई। रहीम और आयशा को एक कमरे में भेज दिया गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर सिपाही पहरा देने लगे। मैं ऑफिस में बैठ गई, घड़ी देखती रही। मेरा दिल बेचैन था। अचानक एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मैडम, मैडम, जल्दी आइए। मैं भागती हुई उस कमरे की तरफ गई जहां रहीम और आयशा थे। क्या हुआ? मैंने घबराकर पूछा। सिपाही ने कहा, मैडम, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही, बहुत देर से। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने दरवाजा खटखटाया। रहीम, आयशा? कोई जवाब नहीं। मैंने जोर से दरवाजा पीटा। दरवाजा खोलो। फिर भी कोई आवाज नहीं आई। तोड़ दो इस दरवाजे को, मैंने चिल्लाकर कहा। सिपाहियों ने दरवाजा तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, मेरी सांस रुक गई। कमरे के बीच में आयशा की व्हील चेयर खाली पड़ी थी, लेकिन आयशा कहीं नहीं थी। और रहीम जमीन पर लेटा था, बेहोश। डॉक्टर को बुलाओ, मैं चिल्लाई। मैं रहीम के पास गई। उसकी सांस चल रही थी, वह जिंदा था। लेकिन आयशा कहां गई? कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक दरवाजा था जो बाहर से बंद था। तो आयशा बाहर कैसे गई? मेरा दिमाग घूम गया। क्या यह कोई जादू था? जेल अधीक्षक भागते हुए आए। क्या हुआ? लड़की गायब हो गई, मैंने कहा। पूरी जेल में तलाशी लो, अभी। सारे सिपाही जेल में ढूंढने लगे, हर कोने में, हर कमरे में, लेकिन आयशा कहीं नहीं मिली। आधे घंटे बाद डॉक्टर आए। उन्होंने रहीम को चेक किया। यह बेहोश क्यों है? मैंने पूछा। डॉक्टर ने कहा, इसे किसी ने नींद की दवा दी है, बहुत तेज दवा। क्या? मैं हैरान रह गई। तभी मेरी नजर रहीम के हाथ पर गई। उसकी मुट्ठी में कुछ था। मैंने उसका हाथ खोला। एक कागज निकला, एक चिट्ठी। मैंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, माननीय जज साहिबा, मैं आयशा नहीं हूं, मेरा नाम मुस्कान है। मैं रहीम की असली बहन आयशा की दोस्त हूं। आयशा 2 साल पहले ही मर चुकी है। वह अपनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने फिर से अपनी जान ले ली। इस बार डॉक्टर उसे बचा नहीं पाए, लेकिन रहीम को यह बात नहीं पता। उसकी मां ने उसे यह कभी नहीं बताया। उसे लगता था कि आयशा अस्पताल में जिंदा है। मैं आयशा की सहेली थी। जब रहीम की मां ने मुझे बताया कि रहीम की आखिरी ख्वाहिश अपनी बहन से मिलना है, तो मैंने यह जिम्मेदारी उठाई। मैं आयशा बनकर गई, रहीम को खुश रखने के लिए, ताकि वह शांति से मर सके। लेकिन आज रात जब मैंने रहीम से बात की, तो मुझे पता चला कि वह सच में निर्दोष है। उसने अपनी बहन की रक्षा के लिए उस शैतान को मारा था। मैं नहीं चाहती कि एक बेगुनाह को फांसी हो, इसलिए मैंने रहीम की चाय में नींद की दवा मिला दी। और अब मैं उसकी जगह पर जा रही हूं। कल सुबह मुझे फांसी दे दीजिए, मैं तैयार हूं। रहीम को बचा लीजिए, उसे मरने मत दीजिए। चिट्ठी पढ़कर मेरे हाथ से कागज गिर गया। मैं सदमे में थी। यह लड़की, यह मुस्कान, उसने रहीम की जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। लेकिन यह कैसे संभव है? वह बाहर कैसे गई? तभी एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। मैडम, पीछे की दीवार के पास एक पुरानी नाली है, वहां से कोई बाहर निकल सकता है। क्या? जेल अधीक्षक चिल्लाए। यह नाली तो बंद थी। सर, किसी ने इसे खोल दिया है, शायद अंदर से किसी ने मदद की हो। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मुस्कान को ढूंढो, अभी, वह ज्यादा दूर नहीं गई होगी। सारी पुलिस जेल के बाहर दौड़ गई। मैं वापस रहीम के पास गई। वह अभी भी बेहोश था। मैंने उसका माथा सहलाया। तुम्हें पता भी नहीं कि तुम्हारे लिए कोई अपनी जान देने को तैयार है। तभी मुझे ख्याल आया, मुस्कान ने चिट्ठी में लिखा था कि आयशा मर चुकी है। तो क्या रहीम की मां ने झूठ बोला? मैंने फौरन रहीम की मां को बुलवाया। आधे घंटे बाद एक बूढ़ी औरत आई। आप रहीम की मां हैं? मैंने पूछा। जी हां, उसने रोते हुए कहा।
क्या आयशा सच में मर चुकी है? औरत रो पड़ी। जी हां मैडम, 2 साल पहले। लेकिन मैंने रहीम को नहीं बताया, वह जेल में था। मैं नहीं चाहती थी कि उसे और तकलीफ हो। मेरा गला भर आया। तो आज जो लड़की आई थी वह मुस्कान थी, औरत बोली। आयशा की सहेली। उसने मेरे बेटे की खुशी के लिए यह सब किया। मैं चुप हो गई। इतना प्यार, इतनी कुर्बानी। तभी बाहर से आवाज आई, मैडम हमें मिल गई, हमें मुस्कान मिल गई। मैं दौड़कर बाहर गई। मुस्कान को सिपाही पकड़कर ला रहे थे। उसके कपड़े गंदे हो गए थे, चेहरे पर खरोंचें थीं। मैंने मुस्कान को अपने ऑफिस में बिठाया, उसे पानी दिया। तुमने यह सब क्यों किया? मैंने पूछा। मुस्कान ने अपनी आंखें पोंछीं, फिर बोलने लगी। मैडम, मैं और आयशा बचपन की दोस्त थीं, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। उसकी आवाज कांप गई। जब उसके साथ वह सब हुआ, मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं डर गई थी। मैंने उसकी मदद नहीं की। मुस्कान रोने लगी और फिर उसने अपनी जान ले ली। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। मैंने उसका हाथ थाम लिया। रहीम भाई को मैं बचपन से जानती हूं, मुस्कान बोली। वह सबसे अच्छा भाई था। हमेशा आयशा का ख्याल रखता था। उसकी किताबें लाता, उसे स्कूल छोड़ने जाता। उसने मेरी तरफ देखा। मैडम, वह दिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब रहीम भाई ने उस शैतान को मारा। तुम वहां थी? मैं चौंक गई। जी हां, मुस्कान ने कहा। उस रात मैं आयशा से मिलने गई थी। हम दोनों उसके कमरे में बात कर रहे थे। मुस्कान की आंखों में डर आ गया। तभी वह आदमी आया। नशे में था। उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। आयशा डर के मारे कांपने लगी। वह रोने लगी। मैं भी घबरा गई। तभी रहीम भाई आए। उन्होंने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मुस्कान का गला भर आया। उस आदमी ने आयशा को पकड़ने की कोशिश की और तब रहीम भाई ने उस पर वार किया। मैंने अपनी आंखों से देखा मैडम, यह खुदकुशी नहीं थी, यह अपनी बहन की रक्षा थी। मैं सुन्न रह गई। तुमने अदालत में गवाही क्यों नहीं दी? मुस्कान ने सिर झुका लिया। मेरे अब्बू ने मना किया। उन्होंने कहा, अगर तू बोली तो हमारा भी नाम बदनाम हो जाएगा। उसने रोते हुए कहा, मैं डर गई मैडम, मैं कमजोर पड़ गई और रहीम भाई को सजा मिल गई। पिछले 5 साल मैं इसी गुनाह के साथ जी रही हूं। हर रात मुझे आयशा की याद आती है। हर रोज मुझे रहीम भाई की याद आती है। मुस्कान ने मेरी तरफ देखा। जब मुझे पता चला कि रहीम भाई की आखिरी ख्वाहिश अपनी बहन से मिलना है, तो मैंने फैसला किया, अब मैं डरूंगी नहीं। मैंने रहीम भाई की मां से बात की। उन्होंने मुझे सच बताया कि आयशा नहीं रही। तब मैंने तय किया कि मैं आयशा बनूंगी। मैं रहीम भाई को खुशी दूंगी। मैंने पूछा, लेकिन तुम भागने की कोशिश क्यों की? मुस्कान ने कहा, मैडम, जब मैंने रहीम भाई से बात की तो मुझे एहसास हुआ कि वह कितना अच्छा इंसान है। उसे फांसी नहीं होनी चाहिए। मैंने सोचा अगर मैं उसकी जगह ले लूं तो शायद क्या? मैंने पूछा। शायद आप फिर से केस खोल दें, शायद सच सामने आ जाए। मैं हैरान थी। इतनी हिम्मत, इतना प्यार। मुस्कान, मैंने पूछा, क्या तुम रहीम से प्यार करती हो? मुस्कान चुप हो गई। उसके गाल लाल हो गए। फिर धीरे से बोली, जी हां मैडम, मैं उनसे प्यार करती हूं, बचपन से। जब वह आयशा की रक्षा कर रहे थे तो मैं समझ गई कि यही वह इंसान है जिसके साथ मैं जिंदगी गुजारना चाहती हूं। लेकिन अब तो सब खत्म हो गया। वह कल फांसी पर चढ़ जाएंगे। मैंने गहरी सांस ली। मेरे दिमाग में एक योजना बन रही थी। मुस्कान, मैंने कहा, अगर मैं कहूं कि रहीम को बचाया जा सकता है? मुस्कान की आंखें चमक उठीं। सच में मैडम? हां, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें अदालत में गवाही देनी होगी। मैं तैयार हूं, मुस्कान तुरंत बोली। मैं सब कुछ बताऊंगी, पूरी सच्चाई बताऊंगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो सुनो। उसी वक्त दरवाजा खुला। डॉक्टर अंदर आए। मैडम, रहीम होश में आ गया है और वह आपसे मिलना चाहता है। मैं और मुस्कान रहीम के पास पहुंचे। वह बिस्तर पर बैठा था। उसका चेहरा पीला था। जैसे ही उसकी नजर मुस्कान पर पड़ी, वह हैरान रह गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मुस्कान आगे बढ़ी। मैं मुस्कान हूं, रहीम, आयशा की दोस्त। रहीम का चेहरा सफेद पड़ गया। आयशा की दोस्त? तो फिर आयशा कहां है? मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत की। रहीम, उसने धीरे से कहा, आयशा इस दुनिया में नहीं है। रहीम के चेहरे से जैसे सारा खून सूख गया। क्या मतलब? वह 2 साल पहले चली गई।
उसने उसने दोबारा अपनी जान ले ली। रहीम की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। नहीं, नहीं, मेरी आयशा, मेरी बहन। मुस्कान उसके पास बैठ गई। उसने रहीम का हाथ पकड़ा। रहीम, आयशा ने एक चिट्ठी छोड़ी थी। उसमें लिखा था, मेरे भाई को बचाना, वह बेगुनाह है। रहीम ने मुस्कान की तरफ देखा। तुमने यह सब मेरे लिए किया? मुस्कान ने सिर हिलाया। मैंने उन दोनों को देखा और मैंने अपने दिल में एक वादा किया, मैं इन दोनों को बचाऊंगी, चाहे जो हो जाए। अगली सुबह मैंने फांसी को रोक दिया। मैंने तुरंत हाई कोर्ट में अपील दायर की, केस को फिर से खोलने की मांग की। 3 दिन बाद अदालत में सुनवाई शुरू हुई। मैं खुद रहीम की वकील बन गई, क्योंकि मैं जानती थी यह सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं, यह इंसानियत की लड़ाई है। अदालत भरी हुई थी, लोग, मीडिया सब मौजूद थे। मैंने मुस्कान को गवाह के कटघरे में बुलाया। मुस्कान ने कांपती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। उस रात क्या हुआ था, कैसे रहीम ने अपनी बहन की रक्षा की थी। फिर मैंने रहीम की मां को बुलाया। उस बूढ़ी औरत ने भी सच बताया। फिर मैंने आयशा की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जो 5 साल पहले गायब हो गई थी। मैंने उसे अस्पताल के रिकॉर्ड से निकलवाया था। रिपोर्ट साफ बता रही थी, आयशा के साथ बुरा हुआ था, बार बार। अदालत में सन्नाटा छा गया। फिर मैंने उन गवाहों को बुलाया जो 5 साल पहले डर के मारे चुप रह गए थे। एक एक करके सबने सच बताया। उस आदमी का असली चेहरा सामने आया, कैसे वह रोज रहीम के घर जाता था, कैसे वह आयशा को परेशान करता था। मैंने जज साहब से कहा, माननीय, यह केस सिर्फ एक हत्या का नहीं है, यह एक भाई की अपनी बहन की रक्षा की कहानी है। रहीम ने जो किया वह आत्मरक्षा थी, अपनी बहन की रक्षा थी। यह गुनाह नहीं, यह फर्ज था। अदालत में सबकी आंखें भर आईं। जज साहब ने फैसला सुनाया। इस अदालत को यह साबित हो गया है कि रहीम बेगुनाह है, उसे गलत तरीके से सजा मिली थी। रहीम की फांसी की सजा रद्द की जाती है, उसे तुरंत रिहा किया जाए। पूरी अदालत में तालियां बजने लगीं। लोग खुशी से रो पड़े। मुस्कान दौड़कर रहीम के पास गई। दोनों रो रहे थे, खुशी के आंसू। मैं भी रो रही थी। एक जज को रोना नहीं चाहिए, लेकिन उस दिन मैं सिर्फ एक इंसान थी। 3 महीने बाद आज एक खास दिन था, रहीम और मुस्कान की शादी का दिन। मैं भी बुलाई गई थी। मैंने लाल साड़ी पहनी। आज मैं जज नहीं, एक मेहमान थी। रहीम दूल्हे के कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसके चेहरे पर वह मुस्कान थी जो 5 साल पहले मैंने देखी थी। मुस्कान दुल्हन बनकर बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आंखों में खुशी थी। निकाह हुआ। मौलवी साहब ने दुआएं दी। शादी के बाद रहीम और मुस्कान मेरे पास आए। मैडम, रहीम ने कहा, अगर आप नहीं होती तो आज यह दिन नहीं आता। मैंने उन दोनों को गले लगाया। नहीं बच्चों, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया, असली हिम्मत तो तुम दोनों ने दिखाई। रहीम ने कहा, मैडम, मेरी आयशा नहीं रही, लेकिन मुझे लगता है वह ऊपर से हम सबको देख रही है और खुश है। मुस्कान ने कहा, जी हां, आयशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब मैं उसकी जगह रहीम का ख्याल रखूंगी। अब तो मैं तुम्हारी बीवी हूं। मुस्कान शर्माते हुए बोली। सब हंस पड़े। दोस्तों, अगर आपको यह